नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। और जो हम राजपूत वर्सेस सल्तनत जो हमने पढ़ा था उसका पार्ट सेकंड अपन लेके आए हैं। ठीक है, वो पार्ट जो है आपने अब तक देख लिया होगा शायद वो पार्ट। और उस पार्ट में अपन ने मेवाड़ और रणथंभौर वाला जो है पूरा सेक्शन कवर कर लिया था। ठीक है, अब क्विकली अपन कोशिश करेंगे 10-15 मिनट में ये अपन जालोर वाला पार्ट कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो है हमारी क्लासेस बहुत लंबी हो जाती है आजकल, है ना। ठीक है, तो अपन प्रयास करते हैं छोटे में क्लास कंप्लीट करने की। ये स्कूल लेक्चर की पेपर फर्स्ट के लिए अपन सीरीज अपन ने हिस्ट्री वाले सेक्शन के लिए चला रखी थी, और इसका अपन जो है जालोर के साथ सल्तनत का किस प्रकार से संबंध था उस संबंध को अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो जालोर और सल्तनत के साथ संबंध किस तरीके से था ये अपन देखते हैं तीन राजाओं से। जालोर के राजा जो थे वो सोनगरा चौहान कहलाते थे। जालोर में सोनगरा चौहान थे। ठीक है, तो सोनगरा जो थे उनके साथ किस तरीके से सल्तनत के संबंध थे उसमें है ना अपन तीन महत्वपूर्ण राजा देखेंगे। एक तो उदय सिंह देखेंगे, एक चच्चिक देव देखेंगे और एक कानड़ देव भी देखेंगे। ठीक है, तो ये तीन राजा महत्वपूर्ण हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो राजा था वो उदय सिंह था। उदय सिंह के समय देखना, ध्यान से देखना, उदय सिंह के समय दो राजाओं ने, दो सुल्तानों ने अटैक किया है दिल्ली से। तो दिल्ली से इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन महमूद, दो सुल्तानों ने उदय सिंह पे अटैक किया। लेकिन उदय सिंह जो है सोनगरा चौहान जो थे उनमें सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था तो वो दोनों को असफल कर देता है। तो ये दोनों अपने इरादों में असफल रहे। ठीक है, 1228 में जो है इल्तुतमिश जो है सॉरी इल्तुतमिश 1228 में और 1254 में नासिरुद्दीन महमूद जो है इस पर असफल आक्रमण करते प्रतीत होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चच्चिक देव। चच्चिक देव जो थे उनकी जो उपाधि थी वो थी महाराजाधिराज की उपाधि, है ना। तो इसके समय भी नासिरुद्दीन वापस अटैक करने का प्रयास करता है। नासिरुद्दीन महमूद बलबन के नेतृत्व में इस बार सेना भेजी जाती है, लेकिन इस बार भी वो लोग असफल रहते हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत वाले उदय सिंह के समय भी असफल रहेंगे और चच्चिक देव के समय भी असफल रहेंगे। उसके बाद आता है कानड़ देव। कानड़ देव के समय जो है वो फेमस एक राजा था। फेमस राजा कौन था? सुल्तान फेमस दिल्ली का, वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया कानड़ देव पे तो उसमें जरूर वो बाद में अंततः सफल रहा था। ठीक है, तो कानड़ देव का शासनकाल के बारे में अपन अगर देखते हैं तो 1305 से लेकर 1311 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, इसके जो शासन के बारे में जो जानकारी अपने को प्राप्त होती है वो कानड़ देव प्रबंध, क्योंकि ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। तो पद्मनाभ का कानड़ देव प्रबंध आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा के मार्क कर लेना, क्योंकि ये जो है सोनगरा चौहानों के बारे में जो इतिहास के जानने के स्रोत है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उसमें है कानड़ देव प्रबंध, पद्मनाभ का है। ठीक है, इसके पुत्र और पत्नी का नाम भी याद रख लेना। इसके दो बेटे थे, एक तो बीरम देव था और एक कौन था, एक और इसका पुत्र था मालदेव। ठीक है, तो वीरम देव और मालदेव दो पुत्र थे और इसकी एक पत्नी थी। वीरम देव फेमस था, बड़ा पुत्र था, तो ये फेमस भी था। ठीक है, हैंडसम राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वीरम देव और उसकी पत्नी थी जेतल देव, जो बाद में साके में सही वो अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती है। ठीक है, इसके बाद अलाउद्दीन का आक्रमण होता है। आक्रमण के महत्वपूर्ण कारक ये थे कि एक तो कानड़ देव जो थे ना वो भी एक वीर राजा थे। ठीक है, वीर राजा के साथ साथ उनमें भी एक साम्राज्यवादी लालसा थी। वो भी अपने आसपास के क्षेत्रों को विजित करके अपने साम्राज्य के अंतर्गत लेना चाहते थे। ठीक है, इधर से अलाउद्दीन खिलजी भी लगभग वैसा ही शासक था। ठीक है, वो भी अपने साम्राज्य में विस्तार चाहता था। तो दोनों में जो है टकराव शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, गुजरात जो सेना जा रही थी अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन की जो सेना जा रही थी तो उसके साथ जो है वो अच्छा व्यवहार नहीं करता कानड़ देव। और कानड़ देव का विशेषता अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि कौन सा प्रशासक था कानड़ देव का, वो था जेता देवड़ा, जो उनके साथ भद्दा व्यवहार करता है। प्लस गुजरात जाति सेना से वो टैक्सेशन वसूल करता है कि आप सेना जा रहे हो, हमारी जमीन का यूज कर रहे हो, तो आप हमें टैक्स दीजिए। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से जब टैक्स वसूलेगा तो अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चलेगा कि मेरी सेना से भारत वर्ष में ही मेरे से टैक्स लिया जा रहा है, तो वो इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, फिर दूसरी बात ये हो जाती है कि जो उलूग खां था, ठीक है, तो गुजरात पर लगभग अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य हो चुका होता है। तो उलूग खां जो है वहां से है सोमनाथ मंदिर को लूटता हुआ आता है। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर को लूटने के साथ साथ उसने क्या किया था, जो सोमनाथ मंदिर की जो मुख्य मूर्ति थी उसको खंडित कर देता है वो। तो खंडित करके उसको लेके जा रहा था दिल्ली में। ठीक है, ताकि दिल्ली में जो है उसको और अपमानित किया जा सके सोमनाथ की मूर्ति को। तो ये जब बात पता चली कानड़ देव को, तो कानड़ देव ने उल्लू खां से जो है सोमनाथ की मूर्ति छीन ली। ठीक है, तो सोमनाथ की मूर्ति को छीनने वाला शासक कौन सा था? कानड़ देव था।
ठीक है। सोमनाथ की मूर्ति को छीनकर उसको 5 स्थानों पर स्थापित करवा दिया, और 5 स्थानों पर जो स्थापित करवाया तो उसको क्या कहते हैं अपन आज के समय में, पंच महादेव मंदिर कहते हैं। ठीक है। तो जालोर के 5 मुख्य स्थान थे उस समय के, एक था आबू, जालोर, सोरण, बागड़ा और साइवान। इन 5 स्थानों पर जो है इस मंदिर की स्थापना करवाई जाती है। सोमनाथ मूर्ति को अलग अलग जो 5 जो उसके विखंडित अंश थे उनसे जो है मंदिर स्थापित करवाए जाते हैं इन 5 जगहों पे, तो इसको बोलते हैं पंच महादेव मंदिर। ठीक है। तो ये सोमनाथ मंदिर छीनता है किससे, उलूखा से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और इस देवड़ा का भी नाम याद रख लेना जिसने टैक्स वसूला था गुजरात जाति सेना से। ठीक है, ये भी कभी पूछ ले अगर बुरी किस्मत हो, अगर अपनी, क्योंकि अपन ने तो पढ़ लिया तो अपनी तो अच्छी किस्मत रहेगी, पूछ लिया तो, है ना। फिर अपन देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी है जो इस पर अटैक करता है, वो 3 पार्ट्स में अटैक करता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वो विफल रहता है, सेकंड पार्ट में भी वो अंशतः सफल रहता है, लेकिन पूरी तरह विफल भी, मतलब पूरी तरह सफल भी नहीं हो पाता है, अंशतः ही सफल हो पाता है। ठीक है, लेकिन तीसरे पार्ट में जाके जो है वो पूर्णतः सफल हो जाता है 1311 में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि 1305 में वो पहली बार सेना भेजता है आइन उल मुल्तानी को। ठीक है, तो आइन उल मुल्क मुल्तानी उसको बड़ी सेना के साथ भेजता है। ठीक है, बड़ी सेना के साथ भेजता है, तो अपने प्रजा के हितों को देखते हुए कानड़ देव जो थे उस समय में, उसके समय आत्मसमर्पण कर देते हैं, अधीनता स्वीकार करते हैं, और शांति प्रस्ताव के लिए दोनों एक टेबल पे बैठते हैं। ठीक है, तो शांति प्रस्ताव में कुछ बातें रखी जाती है। कुछ मुख्य बातें तो ये थी कि गुजरात दिल्ली से आने वाली सेना पे जो है जालोर टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है, आप जो है एक सिंबॉलिक अधीनता स्वीकार करेंगे, और उस अधीनता के तहत आप क्या करेंगे, अपने जो पुत्र है वीरमदेव उसको जो है दरबार में भेज दिया जाएगा। तो सुल्तान के दरबार में आप वीरमदेव को सेंड करिए, ये आपकी एक सिंबॉलिक वो हो जाएगी अधीनता, कि आप जो है वैसे तो स्वतंत्र हो लेकिन सिंबॉलिक रूप से आप जो है सुल्तान के अधीन आते हो, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के अधीन आते हो। तो वीरमदेव को दरबार में भेज दिया कि अगर प्रजा का हित ही ऐसा ही है, तो कानड़ देव ने वीरमदेव को, अपने पुत्र को दरबार में भेज देता है। वीरमदेव को जैसा मैंने बात बोला था वो हैंडसम राजकुमार था, तो हैंडसम राजकुमार के लिए चुनौती ये हो गई कि जो अलाउद्दीन खिलजी थी, अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी फिरोजा। ठीक है, तो उस पुत्री को जो है वीरमदेव से हो जाता है प्रेम, एक तरफा प्रेम, वो भी एक साइडेड। ठीक है, अपने प्रेम का जो प्रस्ताव है वो सीधा वीरमदेव के समक्ष तो कैसे रखे, तो अपने पिता के समक्ष जो है वो बोलती है कि मुझे वीरमदेव से विवाह करना है, तो आप विवाह का प्रस्ताव लेके वीरमदेव के साथ जाइए। तो दिल्ली सुल्तान एक छोटे से शासक को कुछ बात बोल दे तो क्या कभी कोई शासक मना कर सकता है, या कोई राजकुमार मना कर सकता है उसको। ठीक है, तो वीरमदेव ने जब अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता चली कि फिरोजा इससे प्रेम करती है, तो फिरोजा को बोलता है कि आप जो है धर्म विरुद्ध जाके तो ये आप विवाह नहीं कर पाओगे, तो ऐसा करते हैं वीरमदेव को पहले धर्मांतरण के लिए अपन विवश करते हैं, और उसके बाद जो है आपकी शादी इससे करवा दी जाएगी। ठीक है, तो वीरमदेव को जो है धर्मांतरण का और लालच देकर, फिरोजा का लालच देकर और कुछ क्षेत्रों का लालच देकर धर्मांतरण के लिए विवश करने का प्रयास किया गया। तो वीरमदेव जो है वहां से दिल्ली को छोड़ के वापस कहां आ जाता है, अपने देश जिसको जालोर कहते हैं, और जालोर में कानड़ देव के पास आ जाता है और पूरी बात बताता है। ठीक है, पूरी बात बताता है। अब मैंने एक बात बताई थी कि जो कानड़ देव की संपत्ति है उसके बारे में चारों तरफ चर्चे थे, तो इसकी संपत्ति की जो तुलना है इंद्र के घर और 9 निधियों से की जाती है। ठीक है, तो इंद्र के घर और 9 निधियों से इसकी कानड़ देव की संपत्ति की तुलना की जाती है। तो संपत्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, अगर आप इसको वीरमदेव को, राजकुमार को आप लालच भी दोगे दिल्ली सल्तनत से संपत्ति का, तो इसके बाप के पास ही बहुत सारी संपत्ति है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि वीरमदेव जो है जब जालोर आ जाता है, तो जालोर में है उस समय जो है जालोर दुर्ग का जो है वो बहुत मजबूत कर लेते हैं, संगठनात्मक मजबूती ले आते हैं, ताकि अगर सुल्तान अटैक भी करने आएगा, क्योंकि इनको पता था कि अब तुम भाग के तो आ गए वहां से, तो अब सुल्तान तो अटैक करेगा ही। तो 1308 में जो है सुल्तान की तरफ से एक अटैक आता है। 1308 में क्या किया सुल्तान ने, एक कमालुद्दीन गुर्ग नाम का एक सेनापति था, बहुत फेमस। ठीक है, गुर्ग का मतलब होता है भेड़िया, तो कमालुद्दीन गुर्ग नाम का जो एक सेनापति था वो जो है उस पर अटैक करता है, किस पर, जालोर पर। ठीक है, उसके साथ जो है फिरोजा ने अपनी धाई मां को भेजा। फिरोजा ने अपनी धाई मां से ये बोला कि आप जो है जाइए और मेरे वीरम को जो है जिंदा लेकर आइए। ठीक है, कोई इस पर आंच ना आ जाए, इस वजह से गुलबिस्त को भेजा गया कमालुद्दीन गुर्ग के साथ। ठीक है, ये क्या करते हैं जब ये पहुंचते हैं, ठीक है, अब ये देखो आप ये देखिए, ये जालोर दुर्ग है। ठीक है, जालोर दुर्ग के ही अंचल में एक दुर्ग बसा हुआ था, वो सिवाना दुर्ग है, बाड़मेर की साइड है ना, जालोर में है, इधर बाड़मेर है। ठीक है, इधर रह गया सिवाना दुर्ग को जो है अपन
ये जालोर दुर्ग है। सिवाना दुर्ग को जालोर की कुंजी कहा जाता है। देखो कुंजी कल भी मैंने बताया था, कुंजी वो दुर्ग को कहते हैं अपन जो जिस दुर्ग में जो है अपन जिस दुर्ग में सेना रखी जा सकती है, ठीक है, वहां पे जो खाद्य सामग्री है, रसद आपूर्ति है, वो सारी रखी जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब कभी भी बड़ा लंबे समय के लिए डेरा डाला जाता है बड़े दुर्ग पर, तो ये जो रसद आपूर्ति और इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित या लॉजिस्टिक्स से संबंधित कोई भी दिक्कतें होती है, वो कहां से पूरी की जाती है, इस दुर्ग से, है ना, जो उसके अंचल में बसा हुआ है, जैसे सिवाना दुर्ग है ना, तो इसको सिवाना दुर्ग की जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो सिवाना में जो था उस समय एक शीतल देव नाम का शासक था। तो शीतल देव और उनकी रानी थी मैना देव, ठीक है, वो शासन कर रहे थे। सिवाना दुर्ग अपने बाड़मेर में पड़ता है, ठीक है। तो सिवाना में क्या है, जब शीतल देव था और उनका सेनापति था भावड़ा, ठीक है, तो भावड़ा जो था उसको जो है कमालुद्दीन गुर्ग जो है बड़ा ऑफर देता है भावड़ा को, और ऑफर देके अपनी तरफ मिला लेता है। तो जैसे वो ऑफर दिया और अपनी उनकी तरफ मिलाया, तो उसने क्या है, जो वहां का जो मुख्य जो सिवाना का जो दुर्ग है ना, उसमें पेयजल का एकमात्र स्रोत था, और उस स्रोत का नाम था मामादेव कुंड, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मामादेव कुंड को जो है उसमें जो है ये सेनापति भावड़ा गोरक्त मिला देता है, गाय का रक्त मिला देता है। और जब ये बात पता चलती है सिवाना वासियों को, तो सिवाना वासी जो है तलवार लेके सब खड़े हो जाते हैं कि अब तो किसका समय आ गया, साका का समय आ गया। तो यहाँ पर जो है पहला साका, सिवाना का पहला साका किया जाता है किन किन के नेतृत्व में, शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है, और मेणा देव के नेतृत्व में जौहर किया जाता है, ठीक है। तो केसरिया में सारे राजपूत सैनिक, सारे जो भी किले के सैनिक थे, सब कौमों के, जब ऐसी बात आ गई कि गोरक्त का मांस को जो है मिला दिया गया है, रक्त को मिला दिया गया है, ठीक है, तो ये सब लोग जो है एक तरफा अटैक करते हैं, किसके ऊपर, कमालुद्दीन गुर्ग की सेना के ऊपर। तो कमालुद्दीन गुर्ग ने 2 आदमियों को भेजा था यहाँ पे, एक नाहर खां था, एक भोज था। तो यहाँ की सेना इतनी ज्यादा इससे प्रताड़ित महसूस करती है जब गोरक्त मिलाया गया, तो नाहर खां और भोज की हत्या कर देते हैं। अलाउद्दीन के सैनिक सेनापति हुआ करते थे उस समय, तो नाहर खां और भोज दोनों की हत्या कर देती है। वहां की जो गुस्सेल जनता है, गुस्साई जो जनता है, वो नाहर खां और भोज को खत्म कर देती है, ठीक है। लेकिन अंततः क्योंकि संख्या में कम है, संख्या बल कम है, सिवाना छोटा सा दुर्ग है, तो अंततः जो है कमालुद्दीन गुर्ग की जीत होती है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, कमालुद्दीन गुर्ग की जीत के बाद जो है इस किले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, सिवाना के किले का नाम बदलकर खेराबाद। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न भी बनता है आपसे, ठीक है। तो खेराबाद किसका नाम रखा गया था, सिवाना का नाम रखा गया था। अब क्या हुआ, जैसे ये जीत गए, अब सिवाना का दुर्ग अब जीत गए, अब जालोर पे अटैक करने की तैयारी, ठीक है। तो जालोर पे अटैक करने के लिए जब ये यहां से निकले, तो बीच में एक गांव पड़ता है, उसका नाम है मलकाना। क्या नाम है गांव का, मलकाना। मलकाना में क्या है, वीरमदेव और उसका जो भाई था मालदेव, दोनों घात लगा के बैठे हुए थे कि जैसे सेना आएगी अपन जो है घात लगा के इन पे आक्रमण कर देंगे। तो उस समय क्या हुआ, जैसे ये मलकाना के गांव में पहुंचे सिवाना से निकल के, तो मलकाना गांव में वीरमदेव और उसका भाई जो है घात लगाकर बैठा हुआ था। और जो कमालुद्दीन गुर्ग था, वो तो देखो मेन आदमी है, तो वो सिवाना में बैठा हुआ ही है। उसने 2 व्यक्तियों को भेजा था, 2 इसके सेनापति थे महत्वपूर्ण, एक था मलिक नायक और एक था शम्स खां, ठीक है। तो मलिक नायक और शम्स खां के नेतृत्व में जो है सेना भेजी जाती है। लेकिन जो मलकाना में ये घात लगा के बैठे हुए थे वीरमदेव और मालदेव, तो उसने क्या किया, शम्स खां और उसके जो परिवार थे उसको बंदी बना लेगा, ठीक है। तो शम्स खां और उसके परिवार को कौन बंदी बना लेगा, वीरमदेव और मालदेव, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो मलकाना के युद्ध में किसकी विजय होती है, अंततः मलकाना के युद्ध में विजय होती है किसकी, वीरमदेव की, और जिसको लीड कर रहा था वीरमदेव, और कानड़ देव का आदेश था, तो कानड़ देव और वीरमदेव की जीत होती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रख लेना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है मलकाना युद्ध, जिसमें शम्स खां को परिवार सहित बंदी बना लिया जाता है और मलिक नायक को हरा के भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है कमालुद्दीन गुर्ग को जो है अलाउद्दीन खिलजी वापस बुला लेता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी और दक्षिणी अभियानों में बहुत ज्यादा व्यस्त था, तो वहां पर जो है रिजर्व बटालियन की जरूरत थी। तो 1308 में जो है अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से जालोर से सेना को वापस बुला लेता है। लेकिन जब वो फ्री हो जाता है तो 1311 में वापस सेना भेज देता है, ठीक है। इस बार भी वापस गुलबिहिस्त आएगी उसके साथ, ठीक है। तो सेना पहुंच गई जालोर दुर्ग के आसपास। सिवाना दुर्ग ऑलरेडी इनके अधिकार में था पहले से, ठीक है। वहां पर प्रशासक नियुक्त करके आ गए थे ये लोग, तो सिवाना दुर्ग ऑलरेडी इनके अधिकार में था। और जब कमालुद्दीन गुर्ग वापस सेना लेके आया, तो यहाँ का जो सबसे पहले इसकी जो कूटनीतिक, अलाउद्दीन खिलजी की सबसे जो फेमस चीज है वो कूटनीति का प्रयोग है ना।
तो अलाउद्दीन खिलजी हमेशा किसी भी दुर्ग पर अटैक करेगा तो वहां की कमजोर नब्ज को पकड़ेगा। कमजोर नब्ज कौन होती है? वहां का जो मुख्य प्रशासक होता है, जिनको कितना भी लालच दे के वो खरीदना चाहता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, दहिया बीका नाम का एक सेनापति था, किसका? वीरमदेव, कानरदेव का। तो कानरदेव का सेनापति दहिया बीका को जो है वो बहुत सारे प्रलोभन देता है। प्रलोभन भी, एक तो राजा बनाने तक का प्रलोभन दे दिया जाता है। तो जब दहिया बीका को पता चलता है कि वो अगला राजा वो है, ठीक है, तो वो अपनी जो बात है वो अपनी पत्नी को जाके बताता है कि ये धन पकड़ो और अपन जो है अगले राजा रानी, ठीक है। जब बात हीरा दे को पता चलती है, ठीक है, और हीरा दे को पता चलती है और कि अपना पति जो है दहिया बीका वो किससे मिल गया, वो मिल चुका है ऑलरेडी शत्रुओं से, शत्रु पक्ष से, अलाउद्दीन खिलजी से। तो अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया तो हीरा दे ने अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए इसको जहर देके मार दिया दहिया बीका को, ठीक है। दहिया बीका को मार दिया हीरा दे ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस सत्रानी का नाम याद जरूर रखना आप, हीरा दे, ठीक है। तो हीरा दे अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात भी, ठीक है। दहिया बीका सेनापति, उसने गुप्त मार्ग बता, तब तक जो है पूरा काम हो चुका था। दहिया बीका ने सारे गुप्त मार्ग बता दिए थे अलाउद्दीन की सेना को, ठीक है। तो जब वो सेना गुप्त मार्गों से एंट्री करती है तो जालोर का पहला शाखा होता है 1311 में, ठीक है। तो सिवाना का शाखा होता है 1308 में और जालोर का जो शाखा होता है वो 1311 में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। 1311 में कानरदेव के नेतृत्व में क्या किया जाता है, केसरिया, और जेतलदे के नेतृत्व में क्या किया जाता है, जौहर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जेतलदे यहां पर है और यहां पर कौन है, मेणादे। यहां पर है शीतलदे और मेणादे, यहां पर है कानरदेव और जेतलदे। वेरी इंपॉर्टेंट, आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, है ना। तो जालोर का पहला शाखा होता है 1311 में। कानरदेव और जेतलदे दोनों जो है अपने अपने तरीके से जो है अपनी मातृभूमि के लिए अपना आत्मोत्सर्ग दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वीरमदेव को पता चलता है कि मेरे पिता ने केसरिया कर लिया, मेरी माता ने जौहर कर लिया। तो वो जो है वहां पर आशापुरी माता है, जो इनकी, जिसे महोदरा माता भी कहते हैं, वो जालोर के सोनगरों की कुलदेवी एक तरीके से। तो आशापुरी माता के मंदिर के सामने खड़ा था वीरमदेव, और वीरमदेव ने वहीं पर जो है आत्महत्या कर लेता है। उस आत्महत्या के बाद जो है उस चौकी जो आशापुरी माता के वहां पे है, उस चौकी का नाम बाद में रख दिया गया वीरम चौकी, क्योंकि वहां पे वीरमदेव ने अपनी आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। कि मैं जो है शत्रु पक्ष के हाथ में पड़ के जो है इसके साथ शादी नहीं कर सकता, ठीक है, और मैं अपना धर्म नहीं बदल सकता। तो इस अपने धर्म और अपनी अस्मिता के लिए इस व्यक्ति ने, वीरमदेव ने, अपना पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, आत्मोत्सर्ग कर दिया अपना, ठीक है, आशापुरी माता के सामने। इसके बाद जो है इसका दादा है, तो उसके दादा जो है सनावर, दादा सनावर जो है वो एक व्यक्ति है। दादा सनावर जो है उन्होंने क्या किया, वीरमदेव की जो गर्दन है वो ले जाके गुलबहिस्त को दे दी। गुलबहिस्त जो है इसको दिल्ली लेके चली गई गर्दन को, और गर्दन जब फिरोजा देखती है उसकी गर्दन, तो फिरोजा है यमुना नदी में कूदकर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती है और सती हो जाती है, ठीक है। वीरमदेव की गर्दन के साथ ही सती हो जाती है वो, ठीक है, दिल्ली यमुना में कूद के, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को इससे बहुत दुख होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा की याद में जालोर दुर्ग में एक मकबरा बनाया, तो इसको फिरोजा का मकबरा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कंस्ट्रक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जब जीत गया जालोर दुर्ग, तो वहां पर एक मकबरे का निर्माण कराया गया, उसके फिरोजा का मकबरा कहा जाता है। वहां पर एक तोपे मस्जिद, जिसको अलाई दरवाजा भी कहते हैं, तो अलाई दरवाजा का निर्माण भी करवाया गया वहां पे। कहां पे, जालोर के किले में। तो जालोर के किले के दो इंफ्रास्ट्रक्चर आर्ट एंड कल्चर की पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, ठीक है। आपको आर्किटेक्चर दिया हुआ है, आपकी दुर्ग वगैरह दिया हुआ है, तो दुर्गों में आप पढ़ोगे ना, तब ये मकबरे और ये दरवाजा वे भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपका, ठीक है। तो आपके सिलेबस में है फर्स्ट, इसमें पेपर फर्स्ट में, ठीक है। और जो अपने जालोर का दुर्ग है उसका नाम बदल के क्या रख दिया जाता है, जलालाबाद नाम रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये था अपना आज का जो जालोर है और सल्तनत है उनके बीच में कैसे कैसे टकराव हुए। अपन ने मुख्यतः कानड़ देव वाला जो है देखा है, उधर अपन ने हमीर देव वाला देख लिया था रणथंभौर में, और रतन सिंह वाला देख लिया था चित्तौड़गढ़ में। तो इनके जो प्रश्न है ना, मूलतः तो इन तीनों पे ही बनेंगे, ठीक है। इन तीनों अपने राजाओं पर बनेंगे। तो ये तीनों को तो बहुत अच्छे से आप कवर कर लेना। बाकी इसमें से प्रश्न बनेंगे ना, तो अपने मैटर से बाहर मुश्किल कोई प्रश्न जाए, ठीक है। तो अपन ने लगभग सारी चीजें कवर कर ली। और नेक्स्ट जो है अपन लेक्चर में अगला अपन जो है जो सल्तनत वाला पीरियड तब तक खत्म हो चुका होगा, और अब आ जाएगा दिल्ली सल्तनत पर जो है मुगल आ जाएंगे। तो मुगल और राजपूत राजाओं के बीच में किस प्रकार से संबंध थे, कुछ राजपूत राजा उनके साथ सहयोग की नीतियां थी, कुछ राजपूत राजा उनके अगेंस्ट में लड़े, ठीक है। तो वो सब चीजें अपन क्या है नेक्स्ट लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। और आज अपन ने अपना जो लेक्चर है
2.3 भी ये रिकॉर्ड किया है, और अब अपन नेक्स्ट में 2.4 लेके आएंगे। ठीक है, तो ये था अपना आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं विद ऑल न्यू इन्फॉर्मेशन। तो आप सब जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और आप हमारे वीडियोस इसी प्रकार से देखते रहिए। थैंक यू सो मच।